हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। मैं पार्थ श्रीवास्तव, करंटली एनरोल्ड इन BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपके लिए स्टडी रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड लगातार करते रहते हैं। और मैं आपको पढ़ाता हूं 12th क्लास की केमिस्ट्री, जो कि आपके लिए बोर्ड्स परस्पेक्टिव से CUET, JEE नीट जैसे जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। और हम अपने इस सीरीज़ जो CUET 2026 की तैयारी के लिए हमने एक सीरीज़ बनाई है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं एक बार फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 1 मिनट, पेन का कलर पहले चेंज कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आता रहे और आपको कोई टेंशन ना हो। तो हम यहाँ पे शुरू कर एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये आज पार्ट नंबर 3 होने वाला है, यानी कि हम अपने तीसरे पार्ट की तरफ यहाँ पे बढ़ चुके हैं। मैक्स टू मैक्स अब कोशिश रहेगी कि 2 पार्ट्स में और इसे हम कुल मिला के अब ख़त्म कर दें, ताकि आपको यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस ना मिले और कम से कम पार्ट्स में आपका बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपकी प्रोवाइड होकर आपको दे दिया जाए। तो हम आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। कैसे हम कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं किसी भी आयोनिक सोल्यूशन की, मतलब ऐसे सोल्यूशन इसमें आयंस के इन्वॉल्व की वजह से सब कम हो रहा हो। और फिर लास्ट में पढ़ेंगे कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, उसका वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ कैसा रहता है। तो हमें आज इन्हीं टॉपिक्स को आज यहाँ पे कवर अप करना है। इससे पहले के 2 पार्ट्स ऑलरेडी आपके लिए आ चुके होंगे, आप उन सबको भी यहाँ पर ज़रूर से एक्सेस कर लीजिएगा, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले एक थॉट लेके चलिए कि आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है। लाइफ में आगे बढ़ते रहना है और हमें पीछे जो कुछ भी हो रहा है, जो भी हमारा सिचुएशन रहा है, उन सबको इग्नोर करते हुए हमें बस अपनी लाइफ में आगे सीरियस होके चलना है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। तो आज का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है हमारा कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस। तो अब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस, इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि सोल्यूशन कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब कि ऐसे सोल्यूशन जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स आपके प्रेजेंट हो और उनके इन्वॉल्वमेंट की मदद से जो काम हो रहा हो, उसी को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस कहते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस का डेफिनेशन एक तरीके से कह सकते हैं सिंपल वे में हो गया है। ऐसे तो बहुत सारे डेफिनेशन यहाँ पे बन जाएंगे, लेकिन सिंपल डेफिनेशन कैसे सोल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स इन्वॉल्व हो और उनकी वजह से सारा काम उस सोल्यूशन में हो रहा हो, चाहे करंट पास हो रहा हो या कोई भी और काम हो रहा हो, उन्हीं को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस कहते हैं। और आज हम इन्हीं के कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे 2 टॉपिक यहाँ पे आज ऐसे पढ़ने वाले हैं जो आपने फिजिक्स में यहाँ पर पढ़ा होगा, और वो टॉपिक आपके यहाँ पे होने वाले हैं। सबसे पहला आपका होने वाला है एक होने वाला है आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस, और दूसरा जो है वो आपका यहाँ पे होने वाला है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है वो आपके लिए यहाँ पर आज इस टॉपिक में यहाँ पे होने वाले हैं, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आएंगे। तो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है फिजिक्स में क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो उसके फ्लो के जो पाथ होता है उसमें कुछ रुकावटें पैदा करने वाले वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ कैरियर्स होते हैं। तो वो जो रुकावट वहाँ पे पैदा होती है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि एक ऐसा कह सकते हैं फिनोमेना जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में कुछ रुकावट पैदा करे, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस को आप सभी जानते हैं R से प्रेजेंट किया जाता है, और R का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L/A, यानी कि लेंथ और एरिया पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये आपका यहाँ पे क्या कहते हैं डेफिनेशन नहीं बन जाएगा, लेकिन ये आपका यहाँ पर इस बात को बताएगा कि किस पे डिपेंड करता है। इन रेजिस्टेंस में वेरिएशन किसकी वजह से होता है, तो वेरिएशन एक होता है आपका लेंथ की वजह से, दूसरा होता है आपका एरिया की वजह से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, तो जानते हैं जिसे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं, और इसे को हम जब यहाँ पे हटाएंगे तो ये आपका बन जाएगा R इक्वल टू रो L/A। और आप इस टर्म से बिल्कुल फेमिलियर होंगे कि रो को हम क्या कहते हैं, और कुछ नहीं बल्कि रेजिस्टिविटी ही कहते हैं। तो ये होता है आपका रो से आपकी रेजिस्टिविटी यहाँ पर सिंबलाइज होती है। रो के बारे में भी आपको यहाँ पे बातें पता होनी चाहिए। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी को आप अगर यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू देखेंगे तो ये होता है आपका RA/L।
रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि आपसे अगर क्वेश्चन में ये चीज़ पूछ दे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया है, हमें कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों एक ही टर्म यहाँ पर होती हैं। बस IUPAC कन्वेंशन में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ऊपर रेजिस्टिविटी टर्म को यहाँ पर माना गया है, इसलिए हम ज़्यादातर रेजिस्टिविटी का एक कंसेप्ट या टर्म यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब आप लोग ये सोच रहे हो कि सर आपने यहाँ पर, हम तो यहाँ पे कंडक्टेंस कंडक्टिविटी पढ़ने वाले, आपने हमें रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी क्यों पढ़ा है? क्योंकि भाई जो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है, मीन्स वो आपका ऐसे फिनोमेना होता है जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को या करंट कैरियर्स को फ्लो होने आराम से दे, कोई रुकावट पैदा ना करे और आराम से इलेक्ट्रिक करंट आपका पास होता रहे। और जब कोई ऐसा सब्सटेंस जो कंडक्ट करता है एक इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि करंट कैरियर्स को सेंस से फ्लो होने देता है और करंट पैदा करवाता है, उसी को हम कंडक्टर कहते हैं। और उसी कंडक्टर की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को ही हम कंडक्टेंस कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं इसको, यहाँ तीसरा करके लिखिए, इसी को हम कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस का मतलब कि करंट के फ्लो में कोई भी रुकावट ना पैदा करना। और रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करना। यानी कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो कंडक्टेंस को हम यहाँ G से रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टर्म्स में। और ये आपका जो होता है ये कुछ और नहीं बल्कि इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे होता है। अब इनवर्स क्या होगा, जस्ट उल्टा। उल्टा का मतलब कि कंडक्टेंस में आपके इलेक्ट्रॉन्स को, करंट कैरियर्स को, इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से फ्लो होने देगा ताकि इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो, कोई रुकावट नहीं डालेगा। लेकिन रेजिस्टेंस क्या करता है, ये रुकावट पैदा करता है ताकि वहाँ पर करंट फ्लो ना हो। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो इनवर्स रिलेशन दोनों का बनेगा। तो हम अगर यहाँ पे इसके फॉर्मूला को भी अगर लिख लें तो 1/r होता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, G = A/ρL। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या होता है केमिस्ट्री के टर्म्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टर्म्स में, यहाँ क्या होगा कि आपका ये जो यहाँ पर एक, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा 1/ρ टाइम्स एरिया बाई लेंथ। तो एरिया बाई लेंथ तो आपका ज़रूर आने वाला है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा, आपका कंडक्टेंस भी इसी पे डिपेंड करेगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है और यूनिट लेंथ उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की क्या है। और ये जो 1/ρ होता है ये आपका और कुछ नहीं, क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सोचिए, 1/ρ आपका क्या होगा, क्या हो सकता है? अरे 1/ρ आपका और कुछ नहीं बल्कि आपकी कंडक्टिविटी होगी। ये आपकी यहाँ पर कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, K से रिप्रेजेंट यहाँ पर करेंगे। ओके, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की बात अब यहाँ पर आ गई है। और अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दे तो ये बन जाएगा G = K टाइम्स ऑफ A/L। तो ये आपका यहाँ पर कंडक्टेंस का फॉर्मूला बनकर आता है। अंडरस्टूड? तो अब यहाँ पर हम लोग एक बार कंडक्टिविटी का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, सबसे ऊपर यहाँ पे हो जाएगा आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जैसा आपने देख लिया 1/ρ होता है, जिसे K से रिप्रेजेंट होता है। अब रो क्या होता है, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन में, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि कंडक्टिविटी को हम लोग इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं। जैसे कंडक्टेंस को कहते हैं इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, वैसे ही कंडक्टिविटी इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अगर इसका फॉर्मूला हम लोग लिखें तो कंडक्टेंस जैसा आपने देखा G = KA/L होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग K को निकालें तो ये आपका बन जाएगा GL/A। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कंडक्टिविटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब चारों फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला आपका रेजिस्टेंस जो कि हो जाएगा ρL/A, दूसरा आपका हो जाएगा रेजिस्टिविटी जो कि हो जाएगा RA/L, तीसरा हो जाएगा आपका कंडक्टिविटी जो कि हो जाएगा KA/L, और आखिरी हो जाएगा आपका कंडक्टिविटी जो कि हो जाएगा GL/A। तो ये चारों फॉर्मूला आपके यहाँ पर हैं। ये आपका रेजिस्टेंस का है, यहाँ पे लिख लीजिए, लिख ही देता हूँ ताकि आपको टेंशन ना हो। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, और ये हो जाएगा आपका कंडक्टिविटी।
तो ये जो चारों एक सेकेंड, ये जो चारों टर्म्स आपने यहाँ पे देखिए, ये चारों टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कंडक्टेंस वाले पार्ट में आपके होने वाले हैं, क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आएंगे और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये बात हम यहाँ पे अब कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में कर लिया। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो भी देख लिया। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, एक बार सबसे पहले इसको रब कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे हम बताएं कि अब हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो इसको एक बार पूरा रब कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे आसानी हो। स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा जैसे मैं उम्मीद करता हूँ, नहीं लिया तो ले लो यार, अभी भी है। फॉर्मूला ही मेन है आपका, फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो इसको पहले पूरा रब कर लेते हैं ताकि कोई भी टेंशन ना हो, और जब तक मैं हूँ आपको कोई टेंशन नहीं होने दूंगा। आपको बस मज़े ले लेके अपनी पढ़ाई करनी है और बस एक ही लाइन सोचना है कि अगर आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है, पीछे नहीं देखना है। तो ये अब पूरा रब यहाँ पे हो चुका है। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि यहाँ पर आपका होने वाला है, वो होने वाला है आपका टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। बिल्कुल सही सुना आपने, कंडक्टेंस के भी आपके यहाँ पे टाइप्स होते हैं। कंडक्टेंस के टाइप्स अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो दो तरीके के आपके कंडक्टेंस होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, एक होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और दूसरा जो होता है वो होता है आयोनिक कंडक्टेंस, आयोनिक कंडक्टेंस। वन बाय वन करके हम इन दोनों कंडक्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि इन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में। इलेक्ट्रिकल वाले के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो दूसरा जो यहाँ पे दिया हुआ आयोनिक कंडक्टेंस, इससे क्या समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि कंडक्टेंस यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कराने के लिए आयंस की हेल्प लेना, यानी कि आयंस की मदद से जब कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो तो उसी को हम आयोनिक कंडक्टेंस कहते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कहते हैं यार, यही होता है आयोनिक कंडक्टेंस। मतलब कि एक इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कराने के लिए जब आयंस की हेल्प लेनी पड़े तब उसे हम आयोनिक कंडक्टेंस कहते हैं। और इसी का जस्ट जो दूसरा पार्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, उसमें क्या होगा, अगर आयंस की मदद से हो रहा है तो दूसरे करंट चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं जो करंट को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करते हैं। सोचिए थोड़ा, आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो दूसरे जो होते हैं वो आपके और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं, आपने फिजिक्स से पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आपके चार्ज कैरियर्स होते हैं जो करंट यहाँ पर प्रोड्यूस कराने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन जाएगी, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस which is produced, conductance which is produced due to movement of electrons। क्या लिखोगे, मूवमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करते हैं ना, एक साइड से इलेक्ट्रॉन आते हैं दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ताकि सब कुछ वहाँ पे मेंटेन रह सके और करंट अपना फ्लो हो जाए। तो कंडक्टेंस which is produced due to movement of electrons is known as what? Electrical conductance is known as electrical conductance, is known as electrical conductance। ये होता है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को हम लोग, जैसा मैंने बताया कि क्या यहाँ पर, एक मिनट इसको रख लेते हैं, क्या लिखा गया, ओके एक मिनट वेट सेकेंड। हाँ, तो अब आपने यहाँ पे देख लिया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है, मतलब कि ऐसा कंडक्टेंस जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पे पूछ देता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर इम्पैक्ट डाल देती हैं, वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो रहता है वो यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से कंडक्टेंस प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी से कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग, डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। तो सबसे पहला आप सोचिए कि सबसे पहला किस पे डिपेंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे मौजूद हैं तो किस पे डिपेंड कर सकते हैं, सोचिए थोड़ा।
आई थिंक आपने सोचा होगा। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का इस बात पर डिपेंड कर सकता है कि वहाँ पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, करेगा कि नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी बढ़िया वहाँ पर एक वे रहेगा जिससे कि करंट वहाँ से पास आउट हो सके और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो सके। ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि वो यहाँ पर डिपेंड करेंगे कि वहाँ पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेंगे। जितने ज़्यादा वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना बढ़िया यहाँ पे काम होगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे सबसे पहले तो ये डिपेंड करेंगे। और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर का बात क्यों आएगा, टेम्परेचर का बात क्यों आएगा? अरे भाई क्योंकि कंडक्टर के थ्रू यहाँ पर कंडक्टेंस होती है, कंडक्टर्स की यूज़ से ही हम लोग कंडक्टेंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे जनरेशन करंट का उसके थ्रू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और कंडक्टर जो रहता है उसका टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी होता है। अगर आपने वहाँ पर फिजिक्स में पढ़ा होगा, वहाँ पर टेम्परेचर की डिपेंडेंसी होती है, यानी कि ये टेम्परेचर पर यहाँ पर डिपेंड करेंगे। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस आपका टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कंडक्टर का जब केस आता है। और ये कैसे डिपेंड करेंगे, ये टेम्परेचर आपका यहाँ पर घट जाएगा अगर आपने एक्सटर्नल टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस करते टाइम जो टेम्परेचर होता है वो आपका गिर जाएगा अगर आपने टेम्परेचर बाहर से प्रोवाइड किया तो, यानी टेम्परेचर बढ़ाया तो। टेम्परेचर अगर बढ़ा तो यहाँ पर टेम्परेचर इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में घट जाएगा, यानी जब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी उस कंडक्टर में, तो अगर पास से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका अंदर टेम्परेचर वहाँ पे घट जाएगा, यानी कि गिर जाएगा। तो ये दो मेन रीज़न होते हैं जिस पर, या कह सकते हैं दो ऐसे कह सकते हैं पॉइंट होते हैं या फॉलोइंग होते हैं जिन पे आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरली डिपेंड करता है, इन दो पॉइंट ऑफ व्यू पे। अब अगर और यहाँ पे लिखें तो एक चीज़ और भी लिख सकते हैं कि जो हम मेटल वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं उसका नेचर क्या है और साथ ही साथ उसका साइज़ क्या है, नेचर एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। या इससे अच्छा हम सीधा मेटल भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर की भी बात यहाँ पर आएगी, इंसुलेटर की भी बात आ सकती है, तो मेटल लिखना ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। ओके, तो इन्हीं चीज़ों पर आपके मेजरली इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड करती है। तो अब हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होता है यहाँ पर आयोनिक कंडक्टेंस। अब आयोनिक कंडक्टेंस के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट 5 मिनट पहले बताया कि आयोनिक कंडक्टेंस में क्या होता है। कंडक्टेंस जो आयंस की मूवमेंट की हेल्प से जनरेट हो, आयंस की मूवमेंट की हेल्प से जनरेट होने वाले कंडक्टेंस को ही हम लोग यहाँ पे आयोनिक कंडक्टेंस कहते हैं। लिख लो यहाँ पे, कंडक्टेंस विच इज प्रोड्यूस्ड, या जनरेटेड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मैं यहाँ पे लिखने तरीके बता रहा हूँ, अपने वर्ड्स में लिखोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। कंडक्टेंस विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, कंडक्टेंस विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस क्या होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस, एनायन और कैटायन। उनके मूवमेंट की वजह से जब कंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है एक गिवन मेटल में या एक गिवन सोल्यूशन में, सोल्यूशन मेटल में नहीं, सोल्यूशन में कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आयंस कहाँ होते हैं, सोल्यूशन में होते हैं। तो विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस इज नोन एज आयोनिक कंडक्टेंस, इज नोन एज आयोनिक कंडक्टेंस। तो ये होता है आपका आयोनिक कंडक्टेंस। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो अभी आपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देखा है ये मेटल्स के लिए होता है, मेटल्स के लिए होता है। और ये जो दूसरा आयोनिक कंडक्टेंस है ये आपका सॉल्यूशंस के लिए होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एज द चार्ज कैरियर्स मेटल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आयंस जो होते हैं वो आपके सॉल्यूशंस में प्रेजेंट होते हैं। जब आप सॉल्यूशन में किसी भी तरीके का सोल्यूशन में जैसे अपने NaCl डाला तो वहाँ पे Na+ में टूटेगा, वो Cl- में टूटेगा, तो वो वहाँ पर पॉजिटिव आयन का काम Na+ करेगा, Cl- नेगेटिव आयन का काम करेगा। तो आयंस की वहाँ पे मूवमेंट होगी तब वहाँ पे करंट जनरेट होगा। यही तो मेजर बात हम यहाँ पे पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जब केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी बनानी है, तो आयंस का यूज़ वहाँ पे कहाँ आता है, जब हम बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने की। तो यही होता है बस आपका सिंपल सा आयोनिक कंडक्टेंस, और कुछ नहीं। अब ये डिपेंड करता है कुछ न्यूमरस चीज़ों पे। इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। अब
अब यहाँ पे अगर आयंस हैं तो जैसे हमने वहाँ पे बात किया कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे वहाँ पे डिपेंड करेगा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा कि आयंस की वहाँ पर साइज़ क्या है, साइज ऑफ द आयंस, यानी कि आयंस कितने वहाँ पर कितने साइज़ के, कैसे साइज़ के वहाँ पे हैं कि कितना बढ़िया वहाँ पे करंट प्रोड्यूस किया जा सके, आयंस के साइज पे बात करेगा। दूसरा यहाँ पे बात आएगा फिर से टेम्परेचर का। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि जब किसी सोल्यूशन में हम वहाँ पर आयोनिक कंडक्टेंस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर हम एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो, यानी कि ये यहाँ पर इंक्रीज़ करेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसको एक्सटर्नल टेम्परेचर भी कह सकते हैं कि एनसीईआरटी में टेम्परेचर लिखा है तो टेम्परेचर को मान के चलोगे तब भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयनिक कंडक्टेंस की मदद से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। और चीज़ें अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो जैसे एनसीईआरटी में देख लेते हैं। एनसीईआरटी में आपका यहाँ पर आयंस दिया हुआ है, साइज ऑफ आयंस क्या होगा, वहाँ पर टेम्परेचर पे बातें की गई हैं, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके के डाले, ये भी एक बात है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इस सोल्यूशन में जाके टूटते हैं और तब आयंस बनते हैं ना, होते हैं कि नहीं? अरे बिल्कुल होते हैं यार, इतना चीज़ तो मालूम होना चाहिए तुम लोग को। इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रोलाइट ही होता है, उसको सोल्यूशन में डालोगे तो वो अपने आयंस में टूट जाएगा। तो वहाँ पर किस तरीके का हम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का वहाँ पर कंडक्टेंस जनरेट होगा। और हम एक और चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेचर ऑफ द सॉल्वेंट क्या है, यानी कि किस तरीके का वहाँ पर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूशन में मैंने पढ़ाया था कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी जो लार्ज अमाउंट पे प्रेजेंट हो सोल्यूशन में, उसी को हम सॉल्वेंट कहते हैं। और सोल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्वेंट और सल्यूट से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे वो हमारा सल्यूट हो जाएगा, और जो हमारा वहाँ पर जैसे कह सकते हो कि वाटर एज अ सॉल्वेंट वहाँ पैक कर रहा है तो उसमें डालोगे तो किस तरीके का वहाँ पे काम हो रहा है वो यहाँ पे बता देगा। तो इन्हीं मेजर बातों पर आपका आयोनिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और आयोनिक कंडक्टेंस क्या होता है। अब आयोनिक कंडक्टेंस को एक और नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, इसका दूसरा नाम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी हो सकता है। अनदर नेम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए तो इस चीज़ में कभी कंफ्यूज मत होना कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक दोनों सेम होते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, तो ये गलती किसी को नहीं दोहरानी है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्यों करें भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स सोल्यूशन में जाते हैं और सोल्यूशन में जाएंगे तो टूटेंगे आयंस में, तो आयनिक कंडक्टेंस होगा, तो आयनिक कंडक्टेंस को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बिल्कुल कहेंगे। तो ये होता है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो ये टॉपिक अब हम यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। और एक बात हमेशा ध्यान में लेके चलना, आगे बढ़ना है तो पीछे नहीं मुड़ के देखना। अब यहाँ पे बात करने वाले हम कि आयोनिक सॉल्यूशंस में हम कंडक्टिविटी को कैसे मेजर करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेंथी टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। अब आयोनिक सॉल्यूशन से एक चीज़ तो समझ गए होगे कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयंस इन्वॉल्व हो। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अभी मैंने देखा था, मैंने क्या बोला था, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हो और करंट जनरेट हो, उन्हीं को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कहते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हो कि सॉल्यूशंस कंटेनिंग आयंस, मैं एकदम सिंपल वे में भी लिख पा रहा हूँ, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आयंस हो और करंट जनरेट हो तो उसी को हम आयोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन कंटेनिंग आयंस, यही होते हैं आपके आयोनिक सॉल्यूशन। अब इनकी कंडक्टिविटी को मेजर करने यहाँ पर हमें चाहिए। यहाँ पे मेजरमेंट करना इसका पाया गया था कि बहुत मुश्किल, ये थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें ऐसी थी जो इसको मेजर करने के लिए रुकावट पैदा कर रही थी। सबसे पहला क्या था कि सॉल्यूशन में जब भी इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे पास कराओगे या वो जनरेट करेगा तो डायरेक्ट करंट होगा, यानी कि डायरेक्टली करंट हम उसमें देंगे तब जाके वो करंट हमें देगा। वहाँ पे डायरेक्ट करंट होने की वजह से वहाँ पर कंडक्टिविटी को मेजर करने में प्रॉब्लम जनरेट हुई थी, और ऐसी होती भी है। आप खुद करके देखोगे एक्सपेरिमेंट तो पता चलेगा। तो अब क्या हुआ, तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो था, फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या निकला था, फर्स्ट प्रॉब्लम निकला था कि यहाँ पर डायरेक्ट करंट की बात हुई थी। ये डायरेक्ट करंट यहाँ पे पास कराया जा रहा था, डायरेक्ट करंट पासिंग। तो अब क्या हुआ, डायरेक्ट करंट जो पासिंग था उससे तो छुटकारा मिल गया। कैसे मिल गया, हमने यहाँ पर एसी करंट यहाँ पे पास करा दिया, एसी पावर सप्लाई के थ्रू, एसी करंट पास
टू AC पावर सप्लाई, यानी कि हमने AC पावर सप्लाई का यूज़ किया तब जाके हमारा यहाँ पर आयोनिक कंडक्टेंस यहाँ पर आ गया, यानी कि मेजर कर लिया हमने, AC करंट को पास करा। ये काम तो मान लीजिए हो गया। लेकिन अब दूसरा प्रॉब्लम जो यहाँ पे अराइज हुआ था, जो कि सेकंड प्रॉब्लम कह सकते था, वो क्या था यहाँ पर, क्या था दूसरा प्रॉब्लम जो यहाँ पर आयोनिक सॉल्यूशन कंडक्टिविटी मेजर करने में पाया गया था, वो ये था कि हम यहाँ पर कंडक्टिविटी को जैसे कि हम क्या करते हैं कि हमें मान लीजिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे वायर्स का यूज़ करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुना होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज पे हम वायर्स का कनेक्शन कर देते हैं, तब जाके हम वहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। लेकिन कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस के केस में क्या रहता है कि जब हमें अननोन कंडक्टेंस को कैलकुलेट करना है कंडक्टिविटी को, तो वो वहाँ पर नहीं हो सकता व्हीटस्टोन ब्रिज में से। क्यों? क्योंकि एक सोल्यूशन को डायरेक्टली हम लोग वायर से नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, ना उसको डिप कर सकते हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं होगा वो। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर आई थी। और अगर हम देखें यहाँ पे एनसीईआरटी में अगर लाइन देखा जाए तो दूसरा था कि हम किसी भी सोल्यूशन को कभी भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। सोल्यूशन कैन नॉट बी, क्या हो जाएगा, सोल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू ब्रिज एंड इट्स वायर, यानी कि हम किसी भी डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज इन सबसे कनेक्ट नहीं कर सकते, कनेक्टेड टू द ब्रिज, हम इससे कनेक्ट कभी भी नहीं कर सकते हैं इट्स वायर। तो पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया था, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में समय लगा, लेकिन सोचो क्या उसका सोल्यूशन निकला, बिल्कुल निकला। उसका सोल्यूशन क्या निकला, हमने कंडक्टिविटी सेल्स का यूज़ कर दिया। कंडक्टिविटी सेल्स की मदद से आयनिक सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी को यहाँ पर नाप लिया गया। कंडक्टिविटी सेल्स की मदद से कंडक्टिविटी को मेजर करने में प्रॉब्लम फिर जनरेट नहीं हुई। कंडक्टिविटी सेल्स की मदद से हमने आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालने में जो सेकंड प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया, जो कि हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से नहीं कर सकते इसमें, तो हमने कंडक्टिविटी सेल्स का यूज़ कर लिया। अब मेजरली मैंने ये बात इसलिए बताई है दोनों प्रॉब्लम्स, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ये चीज़ें पूछ दें कि क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पर थी कि आयोनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करने में जो रुकावट डाल रही थी या प्रॉब्लम कर रही थी, प्रॉब्लमेटिक बन गई थी। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम थी डायरेक्ट करंट का यहाँ पे पास होना, और दूसरा कि सोल्यूशन को हम लोग डायरेक्टली किसी ब्रिज या उसके वायर से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इन दोनों का सोल्यूशन भी अगर डायरेक्ट करंट के पासिंग हमने एसी पावर सप्लाई यूज़ कर ली, जो कि वहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट पे पास कराने लग गया, तो डायरेक्ट करंट वहाँ पर रोल में ही नहीं आया, फिर वो वहाँ से गायब हो गया। फिर दूसरा था कि हमने कंडक्टिविटी सेल्स का यूज़ कर लिया, जिसने कंडक्टिविटी को मेजर कर दिया, और फिर जाके हमने अपने आयोनिक सोल्यूशन की रिस्पेक्टिव कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लिया। तो इतनी ही बातें यहाँ पर आयोनिक सोल्यूशन कंडक्टिविटी में थी कि हमने प्रॉब्लम्स भी देख ली और फिर उसको मेजर करने के क्या वेज वहाँ पे थे वो उसको वहाँ पे देख लिए। तो ये देख लीजिए, ये थी यहाँ पे प्रॉब्लम और ये यहाँ पे लिखिए, ये था सोल्यूशन, ये था सोल्यूशन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, और ये भी था यहाँ पे एक तरीके का सोल्यूशन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। तो अब आगे बढ़े कि नहीं बताओ। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में देखोगे पेज नंबर 43 पे यहाँ पर दिए होंगे कि कंडक्टिविटी सेल का डायग्राम कैसा होता है, आप उसको वहाँ पर एनसीईआरटी में गो थ्रू करके देख सकते हैं। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सब कुछ मालूम होना चाहिए। ओके, समझ रहे हो कि नहीं यार? समझ गए तो बताओ। एक चीज़ जो यहाँ पर और प्ले में आती है वो यहाँ पर लिख लो, एक होता है यहाँ पे सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, अब सेल कांस्टेंट क्या होता है, इसको हम लोग G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं अगर एनसीईआरटी के थ्रू जाएं। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका है यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन सोल्यूशन। अब यहाँ से फिर आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। कभी कभी सेल कांस्टेंट निकालने के लिए पूछ देता है, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। और इससे एक और यहाँ पे टर्म बनेगा, वो हो जाएगा G स्टार इंटू K टाइम्स R। अब R होता है क्या, रेजिस्टेंस, K होता है क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो इस फॉर्मूले के थ्रू भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से एक और यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन सकता है, वो बन सकता है K इज इक्वल्स टू G स्टार अपॉन में R। तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। सेल कांस्टेंट की बात हमने यहाँ पे कर ली, हमने देख लिया कि उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर यहाँ पे देख लिया कि सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस देखिए अगर आपसे पूछ दे रहे कंडक्टिविटी निकालने के लिए, तो वो भी आपने अब यहाँ पे सीख लिया है।
एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आई थिंक आपके लिए मिस कर गया हूँ, बैक साइड अगर हम देखें तो यहाँ पर इनकी यूनिट्स आपको यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि यूनिट्स में इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं यहाँ पे एक सेपरेट पेज आई थिंक यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे यूनिट्स आपको लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखिए टॉपिक एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स आपकी बहुत काम की होती हैं। एसआई यूनिट्स में आपके बोर्ड्स में तो स्पेसिफिकली 1 नंबर काट दिया जाता है या आधा नंबर भी काट देते हैं, तो आपको एक भी नंबर नहीं माने। तो सबसे पहला होता है आपका रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है, ओम। दूसरा होता है आपका यहाँ पर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को कैसे निकालते हैं? रेजिस्टिविटी आपका ओम मीटर होता है। क्यों? क्योंकि लेंथ पर यूनिट सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, तो मीटर यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगला होता है आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी क्या होता है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि ओम इनवर्स, जिसको हम लोग यहाँ पे सीमेन भी कहते हैं, साइमन भी इसको हम कह सकते हैं। और आखिरी होता है हमारा यहाँ, एक मिनट, ये आपका कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टेंस होगा। एक सेकेंड, वेट, ये आपका यहाँ पर कंडक्टेंस होगा, ये आपका यहाँ पर कंडक्टेंस होगा। कंडक्टेंस का आपका ओम इनवर्स या साइमन होता है। और आखिरी जो होता है वो होता है कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी में हम क्या लिख सकते हैं? कंडक्टिविटी ये होता है आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसे हम लिख सकते हैं साइमन मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये आपके एसआई यूनिट्स यहाँ पर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी के होते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। आई थिंक इतनी चीज़ें अब आपको यहाँ तक समझ में आ गई। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही लगातार कंटेंट प्रोवाइड कर लेने के लिए और अपनी नॉलेज को यहाँ पर पढ़ाने के लिए, और बाकी जो चीज़ें तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे। तो एसआई यूनिट्स इतनी बातें हमने यहाँ पे अब कर ली हैं। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक यहाँ पे होने वाला है वो क्या होने वाला है? अगला टॉपिक हमारे यहाँ पे होने वाला है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, जो कि हमारा इस वीडियो का आज का लास्ट टॉपिक है। तो अब सबसे पहले कंडक्टिविटी तो आपने देख लिया क्या होता है कि इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। अब आप यहाँ पे सबसे पहले तो सीख लीजिए कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। तो हम मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे देखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी सिंपल वे में कहूँ तो कह सकते हैं कंडक्टिविटी पर यूनिट मोलैरिटी, सिंपल वे में कहूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये खाली समझने के लिए, ये लिखने के लिए कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। ये एक कह सकते हो शॉर्ट टर्म आइडिया है जो कि तुमको दिमाग में बैठाना चाहिए इसका फॉर्मूला समझने के लिए, क्योंकि बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी का आपसे डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये आपसे यहाँ पे फॉर्मूला और उस पर बेस यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पूछेगा। तो याद रखिएगा मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ओके, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका कप्पा इंटू 1000। एक मिनट, ये कप्पा में याद रखिएगा, ये जो नीचे वाला पैर ये थोड़ा सा लंबा होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो इस तरीके से आप मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं, ये आपका मोलर कंडक्टिविटी होता है। अब इसी के थ्रू आप स्पेसिफिक अपना डेफिनेशन बना सकते हैं और एनसीईआरटी में भी गो थ्रू कर सकते हैं। एनसीईआरटी में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ और, इसका एसआई यूनिट लिख लीजिएगा। इसका एसआई यूनिट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है और कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ देता है कि बताओ कि एसआई यूनिट क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी का, तो वो याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये होता है आपका। या एक और लिख सकते हैं साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बस सब में रिस्पेक्टिव आपको 10 टाइम्स वहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करके देखना होगा और सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्जन आपको वहाँ पे आना चाहिए, इतनी बेसिक मैथ्स है यार, ये तो आना ही चाहिए। ओके, और एक और बन जाता है वो आपका यहाँ कर सकते हो कि हो जाता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये भी यूनिट यहाँ पे आपका बन सकता है। तो इतनी सारी यूनिट्स आपकी यहाँ पर होती हैं। आई थिंक आपको ये यूनिट समझ में आ गई होगी, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अरे यार एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक पे जो हमारे यहाँ पे है, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्या, हम बात करने वाले हैं कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन कैसा होता है कंसंट्रेशन के साथ। कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस कितने बढ़िया तरीके से वहाँ पर सॉल्व हुए हैं। यही बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता है।
कंसंट्रेशन। थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तो बता दे यार, ब्रेक ले के वीडियो को देखो, और ताकि लगातार एक माइंड पे प्रेशर ना पड़े, स्ट्रेस ना हो, तुमको एंग्जाइटी फील ना हो। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो उनको ऐसी चीज़ें फील होने लगती हैं, और उन्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करना आना चाहिए अगर आपको बढ़िया से बढ़िया जगह एडमिशन लेना है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला अपना टर्म कि कंडक्टिविटी का वेरिएशन कैसा होता है कंसंट्रेशन से। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी का वेरिएशन कैसे होता है, उसके बाद हम देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। ओके, तो याद रखिएगा कंडक्टिविटी क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। यानी कि ये आपके इलेक्ट्रॉन्स जब वहाँ पे चार्ज कैरियर्स फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन करंट पास कराने में, तो ये उसको मदद करने के लिए वहाँ पर हाजिर होगा, रेजिस्टेंस की तरह नहीं जो वहाँ पर रुकावट डाले। और अगर एनसीईआरटी में भी हम देखें, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जितने भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फॉर्मूलेस आपको दे रहा हूँ, आपको सबके थियोरेटिकल पोर्शन एक बार खुद से पढ़ने की ट्राई करनी चाहिए। और एनसीईआरटी में जितने भी यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, चाहे वो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हो, चाहे वो आपका एक्सरसाइजेस में हो, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस लगाने की ट्राई खुद से करनी चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना ही बढ़िया आपका अप्रोच यहाँ पर गेन होगा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि एग्ज़ाम में लगातार आते रहते हैं। अब वो समय नहीं है कि आपको यहाँ पर डेरिवेशन पूछेगा या फिर आपसे डायरेक्टली थ्योरी ही पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स फिजिक्स में तो जैसे आते हैं आप सभी जानते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री भी फिजिक्स जैसा ही है, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स भर भर के पूछे जाते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल्स आने चाहिए ना। उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी और इनमें फोकस आपको रखना है, अपना अप्रोच देना है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले कंडक्टिविटी का वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ कैसा होता है। तो लिख लीजिए यहाँ पे कि कंडक्टिविटी का जो वेरिएशन होता है कंसंट्रेशन के साथ, अगर कंडक्टिविटी को बढ़ाया, कह रहा हूँ कंडक्टिविटी आपकी घट जाती है जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हैं, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। क्यों यहाँ पे कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे डिक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम आपके डिक्रीज करेंगे, यानी कि कंसंट्रेशन में डिक्रीज होगा। यानी कि कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज करती है विथ कंसंट्रेशन ऑन डाइल्यूशन। और अगर हम लोग एनसीईआरटी में इस बात को साफ साफ देखते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि किसी भी तरीके का आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, वहाँ पर आपका कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा कंसंट्रेशन के साथ। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करने वाली है कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी decreases with concentration, conductivity decreases with concentration on dilution, for both weak and strong electrolytes, for both weak and strong electrolytes। अब इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब समझिए गए हो, जो आयंस में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए सॉल्यूशन में डालने के। तो यही बात आपका यहाँ पे होता है, कंडक्टिविटी आपकी कंसंट्रेशन के साथ हमेशा डिक्रीज करेगी, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। कंसंट्रेशन का वेरिएशन ऐसा ही होगा, कंडक्टिविटी के साथ वो डिक्रीज ही करेगी डाइल्यूशन करने पे। ओके, तो यही बात आपकी बस होती है कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बारे में। और अगर यहाँ पे हम कुछ देखें तो और ऐसा कुछ खास यहाँ पे आपका नहीं है, ये तो डायरेक्टली बस आपका इतना ही यहाँ पे होता है। और कंडक्टिविटी जो होती है तो यहाँ पे आपने समझ लिया, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस का दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है, सिमिलर ही होते हैं। अगर यहाँ पे कंडक्टेंस का वेरिएशन पूछे कंसंट्रेशन के साथ ना, तो वो भी वहाँ पे डिक्रीज होता है। कंडक्टेंस भी आपका डिक्रीज यहाँ पे डाइल्यूशन करने पर होगा कंसंट्रेशन के साथ, और सब फॉर्मूले यहाँ पे जानते ही। अब यहाँ पे हम दूसरा यहाँ पे टॉपिक देखने वाले हैं, वो है आपका कि कैसा वेरिएशन होता है मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन कैसा होता है कंसंट्रेशन के साथ।
वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ, यहाँ पर एक कंसंट्रेशन होगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ सोचिए, क्या कंडक्टिविटी का जो वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ हो रहा है, क्या वही सेम वेरिएशन मोलर कंडक्टिविटी के साथ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर जस्ट यहाँ पर अपोजिट होता है। यहाँ पे आपकी कंडक्टिविटी जो रहती है वो डाइल्यूशन करने पे यहाँ पर बढ़ जाती है, यानी कि कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी भी आपकी यहाँ पर बढ़ जाएगी डाइल्यूशन करने पे। तो इससे एक चीज़ तो आपको यहाँ पर पता चल गया है कि कंडक्टिविटी जो रहती है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम के साथ, और मोलर कंडक्टिविटी जो रहती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के साथ। ये होती है आपकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ने। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे लिए है ये, कि मोलर कंडक्टिविटी increases on dilution, molar conductivity increases on dilution with concentration मोलर कंडक्टिविटी आपकी कंसंट्रेशन के साथ बढ़ जाती है डाइल्यूशन करने पे। ओके, यही बात आपका कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में यहाँ पे देखने को मिला है, और इतनी ही बातें आपकी यहाँ पर एनसीईआरटी में भी एग्जैक्ट यहाँ पे दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। एक और यहाँ पर टर्म आता है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना, वो होता है, नेक्स्ट पेज लेते हैं, वो होता है आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली आपसे डेफिनेशन ही पूछ देता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस यहाँ पे आपको नहीं लगाना है। मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में क्या होता है कि जब मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू, व्हेन मोलर कंडक्टिविटी इज वैल्यू, क्या कह सकते हो कि व्हेन वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी अप्रोचेस जीरो, वैल्यूज लिखने मैंने यहाँ पे वैल्यू अप्रोचेस जीरो, यानी कि जैसे ही आपका मोलर कंडक्टिविटी जीरो हो जाएगा, जीरो बन जाएगा घट के क्या बढ़ के, तो उसी को हम वहाँ पर कहेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी it is when molar conductivity's value approaches zero, then it is known as limiting molar conductivity। इसको खुद के वर्ड्स में लिखोगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यही आपका यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है। मोलर कंडक्टिविटी का आपने वेरिएशन भी समझ लिया। अब जो हमारा यहाँ पर एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो ये कि अभी हमने नहीं देखा है, जैसा आप यहाँ पे देखा कि वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वेरिएशन कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ डिक्रीज ही करता है, कोई यहाँ पे डिसिमिलैरिटी इन दोनों के बीच में नहीं होती। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर डिसिमिलैरिटीज होती हैं दोनों में, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ किस्सा अलग होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ खेल अलग होता है। तो हम एक एक करके यहाँ पे आप जानने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम बात करेंगे, ये हम बात करेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन कंसंट्रेशन के टर्म्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के टर्म्स में क्या रहता है कि यहाँ पर आपका कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं कंसंट्रेशन के बढ़ने के साथ साथ। ये बढ़ता है तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्राफिकल मेथड्स का आप यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी जो रहता है वो आपका धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज करती है, इंक्रीजेज स्लोली ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पे ये आपका बहुत धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ जाएगा और आपको मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे कैलकुलेट हो सकती है। यहाँ पे लिख लो, मोलर कंडक्टिविटी कैन बी कैलकुलेटेड हियर। मोलर कंडक्टिविटी कैन बी कैलकुलेटेड, मोलर कंडक्टिविटी कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू ग्राफिकल मेथड्स। यहाँ पे ग्राफिकल मेथड्स का यूज़ करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं।
मोलर कंडक्टिविटी को निकाल सकते हैं। और अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में किसी का बात करें तो जैसे आपका एग्जांपल ले लीजिए KCl का, और यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ बना के देखें कि ग्राफ किसके विषय बनेगा, इधर लैम्डा m होगा आपका, और यहाँ क्या होगा यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी, लिख लेते हैं, यहाँ आपका कंसंट्रेशन होगा। तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ स्लाइटली आपका इंक्रीज करके यहाँ से शुरू होगा और ये कुछ ऐसा जाएगा, ये बस इतना जाके आपका रुक जाएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा सीधा ड्रॉ कर लेते हैं आपके लिए। वेट अ सेकेंड। हाँ, तो ये जो है वो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो इस तरीके का ग्राफ आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में देखने को मिलेगा। ये यहाँ से धीरे धीरे बढ़ के बस यहाँ तक जाएगा और फिर ये यहाँ पर रुक जाएगा, फिर ये आपका आगे नहीं जाएगा। और सेम चीज़ लेकिन ऐसे यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में नहीं होती है। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। यहाँ लिख लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जैसा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में होता है कि हम वहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू, क्योंकि वो वहाँ पर स्लोली इंक्रीज करती है। यानी कि हम उसको आराम से अगर ग्राफिकल मेथड्स लगाएं तो वहाँ पे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और वो हमें साफ वहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ऐसा नहीं होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या रहता है कि आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी रहती है वो यहाँ पर बढ़ती ही नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर डाइल्यूशन के साथ यहाँ पर नहीं बढ़ती। मोलर कंडक्टिविटी डज नॉट इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज जरूर नहीं करती है, लेकिन जब ये इंक्रीज करती है तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज कर जाती है। यानी कि बहुत तेज़ी, यानी बहुत स्टीप इंक्रीज इसका होता है, बहुत तगड़ा इंक्रीज कर जाती है। इतना तेज़ कि हम लोग यहाँ पर ग्राफिकल मेथड्स लगा ही नहीं सकते हैं कि हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर इंक्रीज भले ही नहीं करेगी, लेकिन क्या होता है, बट समटाइम्स क्या होगा, बट समटाइम्स मोलर कंडक्टिविटी increases, sometimes molar conductivity increases very steeply, यानी कि बहुत ही तगड़े तरीके से, यानी बहुत ज़्यादा जोर से ये यहाँ पर इंक्रीज कर जाती है डाइल्यूशन करने पे। डाइल्यूशन पे ये क्या रहेगा, मोलर कंडक्टिविटी बहुत ही स्टीप इंक्रीज इसमें देखने को कभी कभी मिल जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, हम तब भी मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड्स लगा के। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम यहाँ पे समझें तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लीजिए। एग्जाम्पल यहाँ पे एक होता है आपका सबसे फेमस एसिटिक एसिड का, CH3COOH। अब क्या होगा अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएं तो जैसे ये आपका लैम्डा m है और ये यहाँ पर कंसंट्रेशन समझ लो। तो अब क्या होगा, ये ऐसे आपका यहाँ पे जाएगा और अचानक से एकदम सडन ये यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। ये थोड़ा सा और परफेक्ट यहाँ पे कर्व जैसा बनता है कि मैं इरेज करके आपको यहाँ पे बना के दिखाया, तो आप समझ गए होंगे कि मैं कैसे बना रहा हूँ। तो मैं इसको एकदम थोड़ा सा परफेक्ट बनने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। हाँ, तो ये जो रहेगा ये कुछ आपका ऐसा बन जाएगा। अब ये देखिए, ये यहाँ से गया, ये गया, ये गया, और फिर ये एकदम सडन यहाँ पे इंक्रीज कर गया। ये सडन इंक्रीज हुआ। जबकि अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl का बात देखे थे तो वो यहाँ पे कुछ ऐसे था। वो देखिए, ये वो बस इतना था, यानी कि ये बस यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, और ये बस ये रुक गया। इसके बाद ये आगे नहीं जाएगा, ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक तो पहली बात तो इसके नीचे से जा रहा है और उसके बाद एकदम सडन इंक्रीज कर रहा है और एकदम ऊपर चला जा रहा है। तो इस केस में यहाँ पर ग्राफिकल मेथड्स का यूज़ ही नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल मेथड्स अगर लगा भी दें तो भी हम यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ग्राफिकल मेथड्स यहाँ पे फेल हो जाते हैं, यहाँ पे ये फेल हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ नहीं कर सकते और मोलर कंडक्टिविटी को इनके थ्रू कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक सिम्पोटाइड कर्व बन रहा है, एक कर्व बन रहा है। तो यहाँ पे लिख लो वी कैन नॉट कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स
molar conductivity of weak electrolytes through graphical methods। मतलब कि हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट फॉर्म्स अ व्हाट, इट फॉर्म्स अ सिम्पोटाइड कर्व, इट फॉर्म्स अ सिम्पोटाइड कर्व्स। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी केस समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी में भी इतना ही लगभग आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी में तो इतना बड़ा दिया हुआ है सर, आपने इतने में क्या तो बता दिया। तो जितनी बातें हैं वो बस इतनी ही बातें हैं, आपको बस इतना ही यहाँ पे समझने की जरूरत है। एनसीईआरटी में बस इतना है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी किस्सा समझा दिया और आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी किस्सा समझा दिया। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन कैसा होता है कंसंट्रेशन के साथ, ये भी आपने यहाँ पर अब देख लिया है, आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। अब एक टॉपिक जो हमारा यहाँ पर लास्ट बच रहा है, हम इसके साथ अब इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करेंगे, और वो है आपका यहाँ पर कॉलरैश लॉ। कॉलरैश लॉ, इसको हम अगर पूरा लिखें तो ये होता है आपका कॉलरैश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये आपका पूरा नाम होता है, लेकिन बेसिकली आपको कॉलरैश लॉ भी लिख लें तो बहुत आपके लिए यहाँ पे होने वाला है। कॉलरैश ने हमें क्या बोला था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है कि मोलर कंडक्टिविटी के केस में या तो क्या होता है यहाँ पे, जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे यानी कि यहाँ कंडक्टिविटी एकदम जीरो, रेसिस्टिविटी जीरो मीन्स, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या रहता है कि आपका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट करते हैं वो आपका और कुछ नहीं बल्कि सम होता है किसका, ऑफ द रिस्पेक्टिव एनायन एंड कैटायन टेकिंग पार्ट इन दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन में ही मीन्स अपना काम वो करता है। हम लोग यहाँ पे एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि कॉलरैश ने जैसा हमें यहाँ बोला, देखिए कॉलरैश ने क्या बोला है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कैसे रिप्रेजेंट की जा सकती है, एज द सम ऑफ एनायन एंड कैटायंस कंट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि उस सोल्यूशन के जो इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व हैं उनका एनायन और कैटायन का जितना भी वहाँ पे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन आएगा वही टोटल मिला के हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे देगा। तो यही हमारा कॉलरैश लॉ होता है। तो यहाँ पे लिख लो सिंपल, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ थोड़ा सा लंबा यहाँ पे ये होगा तो समझ लो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, limiting molar conductivity can be calculated क्या लिख सकते हैं, और represented लिखना ज़्यादा बेटर है, can be calculated or represented as the sum of equal individual contributions, sum of equal individual contributions of the respective anion and cation of the electrolyte, anion और cation of the electrolyte। तो ये होता है आपका यहाँ पर कॉलरैश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस कि at infinite dilution limiting molar conductivity can be calculated or represented as the sum of equal individual contributions of the respective anion and cation of the electrolyte।
इसके और भी बहुत सारे यहाँ पर स्टेटमेंट बन सकते हैं। उन स्टेटमेंट्स को अगर आप खुद से बनाने की ट्राई करें तो आपके लिए और भी अच्छा है, और भी आप रिस्पेक्टिव बुक्स को यहाँ पे कवर अप करके देख सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी के थ्रू मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इतना ही आपके लिए जानना बहुत है। और भी एक्स्ट्रा नॉलेज को गेन करने के लिए आप और भी साइड बुक्स को यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और वो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। जितना नॉलेज आप बढ़ाएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो नॉलेज गेन करने के लिए हमेशा है। कभी भी नॉलेज को लूज़ ना करें, जहाँ से भी नॉलेज मिले आप उसको तुरंत गेन कीजिए, क्योंकि वही आपके लाइफ का, आपके करियर का सबसे बड़ा पार्ट होता है। आपको ये सब आना चाहिए। ओके, तो यही हमारा कॉलरैश लॉ होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें कुछ, अगर यहाँ पे फॉर्मूलेस वगैरह आपके शायद यहाँ पर आएंगे, तो एक बार फॉर्मूलेस वगैरह को भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर कॉलरैश लॉ में किसी भी कंसंट्रेशन पे एक आपका टर्म आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, एक होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि आपका यहाँ पर अगर हम लोग बताएं तो ये होता है आपका रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इनके रेशियो को ही हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के नाम से जानते हैं, और इसको लिख लेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। यही आई थिंक आपका फॉर्मूला यहाँ पर क्या आएगा। एनसीईआरटी में भी बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सेम ऐसे लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कंसंट्रेशन इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यही आपका यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का तरीका होता है। लेकिन अब क्या होता है, हम यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे आप देख लीजिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमें वहाँ पर क्या रहता है, एक और फॉर्मूला वहाँ पर डिराइव होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। लिख लीजिए। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है मैंने आपको पीछे समझा दिया है। आप चाहें तो इनके और भी डेफिनेशंस फर्दर साइड बुक से भी कवर अप करके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आएगा, वो आपका होगा कि ये हो जाएगा आपका, लिख लीजिए यहाँ पे सी अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये भी आपका एक फॉर्मूला आता है, और जब आप इस फॉर्मूले को आगे सॉल्व करेंगे तो आपको लास्ट में एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। एक मिनट नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो ये जैसे आपने यहाँ पे देख लिया कि ये होता है आपका सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। इसको आगे सॉल्व करने पे हो जाएगा आपका के ए इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका सी लेमडा एम का स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा आपका और कुछ नहीं बल्कि लेमडा नॉट एम माइनस लेमडा एम, और ये हो जाएगा टाइम्स लेमडा नॉट एम। लेमडा नॉट एम आप जानते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, लेमडा एम आपकी मोलर कंडक्टिविटी होती है। तो ये भी एक फॉर्मूला आपका यहाँ पे बन के तैयार होता है, और यहीं से आपका अब कॉलरैश लॉ की बातें भी हो गई है। कॉलरैश लॉ आपका इतना ही, इतने चीज़ें आपने समझ ली तो आपके लिए यहाँ पे बहुत है। और फॉर्मूला लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे आपको मान लीजिए निकालना हो लैम्डा एम यहाँ पे कॉलरैश लॉ के केस में, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपको यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने एग्जांपल दे दिया NaCl का, ये क्या होगा लैम्डा नॉट एम ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ Cl माइनस। तो इसके थ्रू आप यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। ये तरीका होता है कॉलरैश लॉ का, यहाँ पे एक निकालने का तरीका लिख लो, कॉलरैश लॉ फॉर्मूला ही कह सकते हैं इसे निकालने का। ये होता है आपका कॉलरैश लॉ का फॉर्मूला। तो यहाँ तक अब आपका ये कवर अप हो चुका है। और देखा जाए तो कॉलरैश लॉ की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आप अगर एनसीईआरटी में खुद से भी देख लें तो बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। 3-4 लाइन की आई थिंक ये मुश्किल से है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सॉल्व एग्जांपल्स, आप उनसे कोई प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपकी थिंकिंग करने स्किल्स और क्वेश्चंस की तरफ कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, आपको वो सब यहाँ पर आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझाई हैं। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को पे सेट कर लो, ताकि ऐसे ही लगातार तुम्हारे स्टडी रिलेटेड कंटेंट आते रहें और जितने भी अपडेट्स हैं सब लगातार मिलते रहें। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय।